नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विक्रम है और आज मैं आपको अपनी ज़िंदगी की सबसे काली रात के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसे याद करके हमें आज भी डर लगता है। यह महज एक कहानी नहीं है, यह मेरे जीवन का वो जख्म है जो आज भी बहुत गहरा है। यह बात आज से ठीक 2 साल पहले की है। दिसंबर की कड़कड़ाती ठंड शुरू हो चुकी थी। मेरे बचपन के दोस्त समीर की शादी पड़ी थी। उसने मुझे और हमारे पुराने ग्रुप के 2 और दोस्तों अरुण और सोनिया को बड़े प्यार से बुलाया था। हम चारों कॉलेज के ज़माने से ही पक्के दोस्त थे। समीर की शादी किसी शहर के शोर शराबे वाले मैरिज हॉल में नहीं, बल्कि उसके पुश्तैनी गांव में थी। उसके पिताजी चाहते थे कि उनके खानदान की आखिरी शादी भी उसी घर से हो जहां उनकी 7 पीढ़ियां पली बढ़ी थी। हम चारों बहुत उत्साहित थे। शहर की भाग दौड़, ऑफिस की डेडलाइंस और ट्रैफिक के शोर से दूर हमें लगा कि चलो कुछ दिन गांव की शुद्ध हवा, हरियाली और शांति के बीच सुकून से बिताएंगे। शादी से 2 दिन पहले मैं अपनी मंगेतर अनन्या, अरुण और सोनिया के साथ अपनी एसयूवी लेकर निकल पड़ा। अनन्या मेरे बगल वाली सीट पर बैठी थी और पीछे अरुण और सोनिया अपनी मस्ती में मशगूल थे। हमने जानबूझकर ट्रेन या फ्लाइट की टिकट नहीं ली, क्योंकि हम इस रोड ट्रिप का मज़ा लेना चाहते थे। सफ़र की शुरुआत बहुत ही शानदार थी। स्टूडियो पर गाने बज रहे थे। अरुण अपनी पुरानी जोक सुनाकर सबको हंसा रहा था। दोपहर तक हम नेशनल हाईवे पर पहुंच चुके थे। धीरे धीरे हम अपनी मस्ती में आगे बढ़ रहे थे। आगे जाकर वो हाईवे ख़त्म हो गया तो हमने एक सिंगल रोड पकड़ ली जो सीधा समीर के गांव तक होकर जाती थी। यह सड़क इतनी संकरी थी कि 2 गाड़ियां एक साथ मुश्किल से गुजर सकती थीं। धीरे धीरे रात हो चुकी थी। सड़क के दोनों ओर बहुत ही घने और पुराने बरगद और नीम के पेड़ थे। उनकी टहनियाँ रात में बहुत ही डरावनी लग रही थी। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, रात का सन्नाटा और भी गहरा होता जा रहा था। सड़क पर हमारे अलावा और कोई भी गाड़ी नहीं दिख रही थी। अजीब बात यह थी कि पिछले 2 घंटे से हमने कोई इंसान या जानवर भी नहीं देखा था। यार विक्रम, यह रास्ता कुछ ज़्यादा ही सुनसान नहीं है? अनन्या ने खिड़की के बाहर देखते हुए कहा। उसको डर लग रहा था। उसके चेहरे पर डर की लकीरें साफ दिख रही थी। अरे भाभी, डरो मत, गूगल बाबा पर भरोसा रखो, वो हमें सीधे समीर के घर ही उतारेगा, अरुण ने पीछे से कहा। हालांकि उसकी आवाज़ में भी वो पहले वाली जोश नहीं था। उसे जोरों से भूख लगी थी। फिर आगे अरुण बोला, भाई अब तो जान निकल रही है। दोपहर का खाना खाया था, अब तो कुछ भी मिल जाए, ढाबा, होटल या ठेला, बस गाड़ी रोक दे। मैंने घड़ी देखी। रात के 8 बज चुके थे और चारों तरफ घुप अंधेरा छा गया था। हमारी गाड़ी की हेडलाइट्स जहाँ तक जा रही थी, बस सूखे पत्ते और काले पेड़ दिखाई दे रहे थे। मैंने मैप देखा तो वहाँ अब कोई रास्ता ही नहीं दिखाई दे रहा था। सिग्नल गायब हो चुके थे। भाई, लगता है हम रास्ता भटक गए। हमें कहीं पर रुककर किसी से रास्ता पूछना पड़ेगा, लेकिन पास में कोई दिख नहीं रहा है। तभी कुछ दूर जाने के बाद हमें दूर से एक लाइट जलती हुई दिखाई दी। पास जाकर देखा तो हमारी आंखें फटी की फटी रह गई। उस वीरान जंगल के बीच जहाँ एक आदमी भी नज़र नहीं आ रहा था, वहाँ एक विशालकाय, शानदार और रोशनी से जगमगाता हुआ होटल खड़ा था। वो किसी पुरानी हवेली जैसा था, लेकिन उसे आधुनिक तरीके से सजाया गया था। होटल की हर खिड़की से सुनहरी रोशनी आ रही थी। बाहर का बगीचा फव्वारों और रंगीन लाइटों से चमक रहा था। तभी सोनिया हैरान होकर बोली, वाह, ये क्या चीज़ है भाई, इस जंगल में 5 स्टार होटल। अरुण खुश होते हुए बोला, भाई ये तो लॉटरी लग गई, चलो जल्दी, यहाँ खाना तो क्या, पूरी खातिरदारी मिलेगी। हैरानी की बात यह थी कि यह होटल गूगल मैप पर भी कहीं नहीं दिख रहा था, पर उस वक्त भूख और थकान ने हमारे दिमाग पर कब्जा कर लिया था। मैंने गाड़ी पार्किंग की तरफ मोड़ी। पार्किंग में एक भी दूसरी गाड़ी नहीं थी। जैसे ही हम मुख्य द्वार पर पहुँचे, वो अपने आप खुल गया। अंदर का नज़ारा और भी भव्य था। ऊंचे झूमर, संगमरमर का फर्श और दीवारों पर टंगी विशाल पेंटिंग्स। लेकिन वहाँ सन्नाटा इतना था कि हमारी सांसों की आवाज़ भी गूंज रही थी। रिसेप्शन पर एक आदमी बैठा था। उसने काले रंग का कोट पहना था और उसकी त्वचा बहुत ही सफ़ेद, लगभग पीली थी। उसकी आंखें एकदम काली थी और वह पलकें नहीं झपका रहा था। स्वागत है, हम आपकी ही प्रतीक्षा कर रहे थे, उसने एक ठंडी और बेजान आवाज़ में कहा। मैं हैरान होते हुए बोला, प्रतीक्षा? पर हमने तो कोई बुकिंग नहीं की थी। उसने एक डरावनी मुस्कान दी और कहा, सर,
इस रास्ते पर आने वाले हर मुसाफिर की मंजिल यहीं होती है। उसकी बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हुए, पर अरुण उसे अनदेखा कर डाइनिंग हॉल की तरफ बढ़ गया। डाइनिंग हॉल बहुत बड़ा था। एक लंबी मेज सजी थी जिस पर चांदी के बर्तनों में खाना परोसा गया था। वेटर, जो बिल्कुल उस रिसेप्शनिस्ट की तरह ही निर्जीव लग रहा था, खाना लेकर आया। जैसे ही हम खाने बैठे, सोनिया अचानक रुक गई और धीरे से मुझसे बोली, विक्रम, ये स्मेल कैसी है? मैंने खाने को सूंघा। उसमें से मसालों की खुशबू तो आ रही थी, लेकिन उसके नीचे कुछ और भी था जिससे हल्की सी सड़ने की बू आ रही थी। तभी अरुण ने जैसे ही कबाब का एक टुकड़ा उठाया, वो उसके हाथ में ही पिघलने लगा। वो मांस नहीं था, वो काले कीड़ों का एक गुच्छा था जो रेंगने लगी। छी, ये क्या है? अरुण चिल्लाया और पीछे हट गया। और तभी अचानक हॉल की सारी लाइटें एक साथ बंद हो गई। चारों तरफ गहरा अंधेरा और सन्नाटा फैल गया। अंधेरा इतना गहरा था कि हम एक दूसरे को देख भी नहीं पा रहे थे। तभी मुझे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई भारी चीज़ फर्श पर घिसट रही हो। अनन्या, सोनिया, अरुण, कहाँ हो तुम लोग? मैं पागलों की तरह चिल्लाया। जब लाइट वापस आई तो हमारे होश उड़ गए। अरुण गायब था। हमने उसे चारों तरफ देखा, पर वह कहीं नहीं मिला। तभी सोनिया रोने लगी और रोते हुए जोर से बोली, अरुण भाई, मजाक मत कर, बाहर आ जाओ। हम उसे ढूंढते हुए गलियारों की तरफ भागे। गलियारों की दीवारें अब हिलती हुई महसूस हो रही थी। तभी अचानक एक कमरे से अरुण की दबी हुई चीख सुनाई दी। हमने दरवाज़ा तोड़ा और अंदर घुसे। अंदर जो हमने देखा, वो देखकर पूरे बॉडी में सिहरन दौड़ गई और दिल जोरों से धड़कने लगा। अरुण फर्श पर पड़ा था और उसकी पीठ से अनगिनत पतली मांस जैसी जड़ें निकलकर दीवार के अंदर जा रही थी। वो दीवार उसे धीरे धीरे निगल रही थी। बचाओ विक्रम, यह होटल जिंदा है, अरुण ने दर्द भरी आवाज़ में बोला। उसकी आंखों से खून के आंसू निकल रहे थे। देखते ही देखते दीवार से कुछ काले हाथ निकले और उन्होंने अरुण के चेहरे को जकड़ लिया। एक झटके में अरुण उस दीवार के अंदर खींच लिया गया। अब वहाँ सिर्फ एक चिकनी दीवार थी, जैसे वहाँ कोई था ही नहीं। सोनिया बदहवास होकर उल्टी दिशा में भागने लगी। हम उसके पीछे चिल्लाते रहे, सोनिया शांत हो जाओ, पर वह सुनी ही नहीं। और जैसे ही वह एक सीढ़ी की तरफ मुड़ी, अचानक गायब हो गई। तभी ऊपर से उसकी एक चीख आई, विक्रम, बचाओ। हमने ऊपर देखा। सोनिया एक झूमर से लटकी हुई थी, लेकिन वह झूमर कांच का नहीं बल्कि इंसानी हड्डियों का बना था। झूमर की नुकीली हड्डियां उसके शरीर के आर पार हो चुकी थी। वह तड़प रही थी और उसका खून नीचे फर्श पर गिर रहा था। जैसे जैसे खून फर्श पर गिर रहा था, फर्श पूरी तरह से उसे सोख रहा था, मानो कि वह फर्श खून का प्यासा हो। होटल अब अपना असली रूप दिखा रहा था। जो दीवारें अभी तक सुंदर दिख रही थी, वो अब भयानक रूप में बदल चुकी थी। उनसे खून रिस रहा था। जो लाइटें सुनहरी थी, वे अब लाल और डरावनी हो चुकी थी। अब सिर्फ मैं और अनन्या बचे थे। हम पागलों की तरह मुख्य द्वार की ओर भागे, लेकिन दरवाज़ा गायब हो चुका था। वहाँ सिर्फ एक दीवार थी जिस पर हजारों रोते हुए चेहरे थे। विक्रम, विक्रम, हम नहीं बचेंगे। अनन्या मेरे सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। होटल के गलियारे अब छोटे होने लगे थे। उसकी दीवारें हमें कुचलने के लिए करीब आ रही थी। तभी हमें उस रिसेप्शनिस्ट की आवाज़ सुनाई दी। वो हवा में तैरता हुआ हमारी तरफ आ रहा था। उसका चेहरा अब फटा हुआ था और उसके अंदर से हजारों कीड़े निकल रहे थे। तुम दोनों का मांस बहुत मीठा होगा, वो फुसफुसाया। मैंने अपनी जेब में हाथ डाला तो एक लाइटर मिला जो मैं स्मोकिंग के लिए रखता था। पास ही में एक भारी पर्दा था। मैंने उसमें आग लगा दी। जैसे ही आग लगी, पूरा होटल एक भयानक चीख से गूंज उठा, जैसे कोई जीता जागता इंसान जल रहा हो। आग की रोशनी में हमें एक छोटी सी खिड़की दिखी। मैंने पास में रखी एक भारी लोहे की कुर्सी उठाकर खिड़की का शीशा तोड़ दिया और अनन्या को बाहर धक्का दे दिया। और जैसे ही मैं कूदने वाला था, तभी एक काला हाथ मेरी टांग को पकड़कर अंदर खींचने लगा। वो अरुण था, लेकिन अब वो पूरी तरह से बदल चुका था। उसकी आंखें सफ़ेद हो चुकी थी और बॉडी कई जगह से फट चुके थे। हमें छोड़कर मत जाओ विक्रम, वो डरावनी आवाज़ में बोला। मैं अपनी पूरी ताकत लगाकर एक लात मारी, जिससे मेरा पैर उसकी पकड़ से छूट गया और मैं खिड़की से बाहर कूद गया। बाहर गिरते ही मेरा सिर एक पत्थर से जा टकराया
और मुझे सब कुछ धुंधला सा दिखने लगा। फिर मैं बेहोश हो गया। जब मेरी आंखें खुली तो सूरज की तेज रोशनी मेरी आंखों में चुभ रही थी। मेरा पूरा शरीर दर्द कर रहा था। मैंने देखा अनन्या भी मेरे पास ही बेहोश पड़ी थी, लेकिन उसकी सांसें चल रही थी। मैं लड़खड़ाते हुए खड़ा हुआ और जैसे ही सामने हवेली को देखा तो मेरी रूह कांप गई। वहाँ कोई 5 स्टार होटल नहीं था, कोई रोशनी नहीं थी, कोई बागीचा नहीं था। हमारे सामने एक पुरानी वीरान और आधी टूटी हुई हवेली खड़ी थी। वो इतनी पुरानी थी कि उसकी छत गिर चुकी थी। चारों तरफ ऊंची ऊंची जंगली घास और कांटेदार झाड़ियाँ थीं। दीवारों पर पीपल के पेड़ उगाए थे। हमारी गाड़ी वहीं पास में खड़ी थी, लेकिन वह ऐसी लग रही थी जैसे उसे यहाँ खड़े बरसों बीत गए हों। उस पर धूल की मोटी परत थी और टायर जमीन में धंस चुके थे। सोनिया, मैंने कांपती आवाज़ में चिल्लाया, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। न उनकी कोई चीज़ थी, न उनकी कोई आवाज़। अब वे उस हवेली का हिस्सा बन चुके थे। जैसे तैसे मैंने अनन्या को होश में लाया। हम दोनों एक दूसरे को पकड़ कर रोने लगे। हम अपनी गाड़ी की तरफ भागे। गाड़ी एक ही बार में स्टार्ट हो गई। हमने एक पल भी वहाँ रुकना गनीमत नहीं समझा। मैंने उस वीरान रास्ते पर गाड़ी दौड़ा दी। गाड़ी तब तक दौड़ाता रहा जब तक कि मुझे एक हाईवे और कुछ लोग नहीं दिख गए। मैंने एक छोटे से ढाबे पर गाड़ी रोकी। वहाँ के लोगों ने जब हमारी हालत देखी तो वे सहम गए। जब हमने उन्हें उस होटल के बारे में बताया तो ढाबे वाले के हाथ से चाय का गिलास गिर गया। उसने डरते हुए धीरे से बोला, बेटा, तुम लोग उस मौत की हवेली से जिंदा वापस आ गए। 60 साल पहले वहाँ के पागल जमींदार ने अपने पूरे परिवार को मारकर खुद को भी खत्म कर लिया था। कहते हैं कि वो हवेली हर अमावस्या के आसपास जागती है और मुसाफिरों को अपनी माया से जाल में फंसाती है। आज तक जो वहाँ गया कभी वापस नहीं आया। हम किसी तरह अपने घर पहुँचे। पुलिस की तफ्तीश शुरू हुई, लेकिन अरुण और सोनिया का कुछ पता नहीं चला। आधिकारिक रिकॉर्ड में उन्हें लापता घोषित कर दिया गया। आज भी जब मैं और अनन्या रात को सोते हैं तो हमें कभी कभी अपने कमरे की दीवारों से अरुण और सोनिया की फुसफुसाहट सुनाई देती है। वे हमें आज भी वापस बुलाते हैं। वह होटल, वह हवेली, वह शायद आज भी किसी नए शिकार का इंतज़ार कर रही है। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल बोलबस्ता को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हम रोज़ ऐसे ही अनोखी और डरावनी कहानियाँ लाते रहते हैं जो आपको डेली डर का एहसास कराती रहेंगी।